Hello guys, how are you? My name is Vedansh and welcome to all of you in my YouTube channel, in my educational channel Talent Trainer. दोस्तों आज की वीडियो में हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्लास 11th का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो हमारी पोयम है फर्स्ट, जिसका नाम है आ फोटोग्राफ, उसी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज माई इंग्लिश स्पीकिंग चैनल, यानी ये मेरा इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है। इसीलिए मैंने तय किया है कि क्लास 11th की, क्योंकि मैं भी क्लास 11th में हूँ, तो इसीलिए क्लास 11th की जो हमारी इंग्लिश की बुक है तो उसके सारे चैप्टर्स आप लोगों को 1 बाय 1 क्लियर करवाऊंगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमारे आज के चैप्टर, आज के पोयम आ फोटोग्राफ को विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। तो दोस्तों हमारे पोयम का नाम है आ फोटोग्राफ। लिखा किसने है? शिरले टॉल्सन। शिरले टॉल्सन कौन है? ये एक पोएटेस है। पोएटेस मतलब कवित्री। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है आ फोटोग्राफ, इस पर हम फोकस करते हैं कि आ फोटोग्राफ का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक हमें किसी भी लेसन का मतलब नहीं पता होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर है आ मतलब एक फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का मतलब होता है रेखा चित्र। देखिए यहाँ पर दो चीजें दी गई है, फोटो और ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ पेपर का नाम सुना है? तो ग्राफ का मतलब होता है रेखाएं, ओके। और फोटो का मतलब क्या होता है? चित्र। तो आ फोटोग्राफ का मतलब यहाँ से क्लियर हुआ कि एक रेखा चित्र, यानी यहाँ पर जो है वो किसी के रेखा चित्र के बारे में बात हो रही है, यानी उसके जीवन को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर रेखाओं के माध्यम से। तो रेखा चित्र के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को दर्शाया जा रहा है। और लिखा किसने? शिरले टॉल्सन। शिरले टॉल्सन एक पोएटेस है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। दोस्तों चलिए यहाँ पर शिरले टॉल्सन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद अपनी पोयम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि द पोएट शिरले टॉल्सन वॉज अ ग्रेट पोएटेस, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड एडिटर। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी पोएट है, पोएट नहीं पोएटेस, पोएटेस यानी कवित्री, वो शिरले टॉल्सन वॉज अ ग्रेट पोएटेस, यानी वो एक महान कवित्री थी, जर्नलिस्ट थी, साथ ही साथ में वो एक फेवरेट टीचर थी। अपने जमाने के जो स्टूडेंट हुआ करते थे उनकी वो फेवरेट टीचर थी। और एडिटर, एडिटर का मतलब है जो अपनी वीडियोग्राफी वगैरह करते हैं तो उसको भी बहुत अच्छे से वो एडिट कर लेती थी। आगे कहा गया है कि शी वॉज बोर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड, यानी उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 20 मई 1924 को इंग्लैंड में। हर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1960, और उनकी जो सबसे पहली बुक थी, सबसे पहली किताब थी, वो कब पब्लिश्ड हो गई थी? 1960 में, यानी 1960 में उन्होंने अपनी पहली बुक को लिखा और लिखने के बाद उसको पब्लिश कराया था। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज ऑल्सो, साथ ही साथ वो जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं होती थी, सोशल एक्टिविटीज, उनमें भी भाग लिया करती थी। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारी पोएटिस के बारे में। किसके बारे में? शिरले टॉल्सन के बारे में। अब चलिए इस पोयम के बारे में देख लेते हैं कि इस पोयम में क्या बताया गया है और हमको क्या क्या पढ़ना है। इस पोयम की मतलब एक छोटी सी समरी देख लेते हैं, ठीक है। कि इन दिस पोयम द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ, इट इज शॉर्ट लिव्ड, चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यथ, यथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, मैन बिकम सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस मदर एंड फाइंड 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो चलिए आपको इसको समझाते हैं। ये जो हमारी पोयम है, ये पोयम लिखी है शिरले टॉल्सन के द्वारा, और इस पोयम में जो कवित्री है शिरले टॉल्सन। पोयम तो बहुत ही छोटी सी है, ये है सेकंड पैराग्राफ है, उसके थर्ड पैराग्राफ है, फिनिश हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे जो आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो बहुत बड़ा है। तो इस पोयम में हमारी जो पोएटेस है शिरले टॉल्सन, उन्होंने अपनी मदर का एग्जाम्पल लिया है और मदर के एग्जाम्पल के द्वारा वो हमें 3 पैराग्राफ में अपनी जो मदर है उनके 3 फेसेस को दिखाती है, ठीक है। तो हमारा जो पहला फेस है, इसमें जो हमारी पोएटेस है शिरले टॉल्सन, वो अपनी मदर की चाइल्डहुड यानी बचपने को दिखाती है। और जो हमारा दूसरा फेस है इस पोयम का, उसमें हमारी जो पोएटेस है शिरले टॉल्सन, वो किसको दिखाती है? अपने मदर के यथ, यथ यानी जवानी को दिखाती है। इसका जो थर्ड स्टेंजा है उसमें हमारी पोएटेस अपनी मदर के ओल्डन एज को यानी बुढ़ापे को दिखाती है। तो चलिए आपको 1 बाय 1 हर स्टेंजा की मीनिंग को समझाते हैं, क्योंकि अगर आपने स्टेंजा की मीनिंग को समझ लिया तो फिर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप जरूर करके आएंगे। तो चलिए एक एक करके आपको सारे स्टेंजा को 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling.
each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, watched their terribly transient feet. चलिए आपको इसकी हिंदी समझाते हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि जो कार्डबोर्ड है वो शोज मी, मुझे दिखाता है कि हाउ इट वॉज, कि वो किस तरीके के थे, यानी वो किस तरीके के दिन थे। आगे कह रहे हैं कि व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स, कब, व्हेन, जब, द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, ठीक है, यहाँ पर वेंट का मतलब है जाती थी और पैडलिंग का मतलब है छप छपाने। तो यहाँ पर कह रही है कि व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो जो लड़कियां थी जो कि चचेरी बहनें थी आपस में, वो क्या करती थी, अपने पैरों को छपछपाती थी। किसमें छपछपाती थी, ओशियन में, जो भी वहां पर पानी था, जो नदी था, तो नदी के किनारे वो दोनों कजिन्स दो थी, जो कि गर्ल्स थी और कजिन्स थी, एक दूसरे की चचेरी बहनें थी, वो वहां पर जाती थी समुद्र में और वहां पर अपने पैरों को छपछपाती हुई उस समुद्र में जाती थी, यानी उस नदी में जाती थी। कह रहे हैं कि ईच वन होल्डिंग वंस ऑफ माई मदर्स हैंड। अब आगे कह रहे हैं कि उनमें से प्रत्येक, ईच वन यानी उनमें से हर एक, वो पहली वाली लड़की भी और दूसरी वाली भी, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी वो दोनों जो लड़कियां थी वो क्या कर रही थी, अब मेरी जो मदर है उनका एक एक हाथ पकड़े हुए थी, एक लेफ्ट में उनका हाथ पकड़े हुए थी, लेफ्ट वाले हाथ को, और दूसरी जो हमारी कजिन थी वो उनकी राइट वाले हाथ को पकड़े हुए थी। किसकी, इस पोएटेस की मदर के हाथ को पकड़े हुए थी। इसका मतलब वो तीनों जो कजिन्स थी वो उस जो भी हमारा नदी है उस नदी के किनारे से अंदर जा रही थी और अंदर से बाहर आ रही थी अपने पैरों को इस तरीके से, ठीक है। पैडलिंग का मतलब होता है छप छपाना, जब हम समुद्र में भागते हैं ना, नदी में भागते हैं, तो जो छप छप की आवाज आती है ना, उसी को बोलते हैं पैडलिंग। आगे कह रहे हैं कि एंड शी द बिग गर्ल, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो पोएटेस की मदर की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि एंड शी द बिग गर्ल, यानी जो पोएटेस की मदर है वो क्या है, एक बड़ी लड़की है, यानी उन तीनों गर्ल्स में से जो पोएटेस की मदर है वो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी है, सबसे बिग है। अब यहाँ पर लिखा है कि सम 12 ईयर्स और सो, यानी वो 12 साल की या फिर उससे भी बड़ी होगी। वो दोनों जो हमारी कजिन्स है वो छोटी छोटी होगी, और ये तीसरी कजिन जो कि पोएटिस की मदर है वो उन दोनों से बड़ी है, या तो 12 ईयर की है या फिर उससे थोड़ी सी बड़ी है, 12 ईयर की होगी या 12.5 ईयर की या 3 या 13 ईयर की भी हो सकती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। इसका मतलब है अब वो तीनों लोग क्या है, तीनों लोग खड़े हुए हैं, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, यानी वो तीनों लोग अब बिल्कुल स्थिर खड़े हुए हैं, ऐसे तीनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिल्कुल शांति से स्थिरता से खड़े हुए हैं। और कह रहे हैं टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। अब भाई साहब जाहिर सी बात है कि अगर आप समुद्र के किनारे होंगे तो वहां पर हवा तो चलेगी, तो हवा चल रही थी तो उनके बाल तीनों के ऐसे उड़ रहे थे जो कि चेहरे के ऊपर से भी आ रहे थे, तो वो अपने बालों के बीच में से झांकती हुई स्माइल कर रही थी, ठीक है। तो वही लिखा है स्टिल, ऑल थ्री स्टूड स्टिल, कि वो तीनों खड़े हुए थे स्थिर स्थिर रूप से, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, और वो अपने बालों के बीच में से झांक झांक करके क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रही थी तीनों की तीनों। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एट द अंकल विद द कैमरा, और किस पर हंस रही थी, देख यानी किसकी तरफ देख करके वो खुश हो रही थी, तो एट द अंकल विद द कैमरा, वहां पर उनके चाचा भी खड़े थे, तीनों लोगों के अंकल, ठीक है, अंकल मतलब चाचा होता है, ठीक है। तो वो अंकल क्या थे, कैमरा पकड़े हुए खड़े थे, तो तीनों लोग फोटो खिंचवाने के लिए एकदम तीनों का हाथ पकड़ के, वो तीनों आपस में अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के और स्माइल करती हुई अपने बालों के बीच में से झांकती हुई, और जो भी हमारे सामने अंकल होंगे कैमरा लेकर के खड़े हुए तो उनकी तरफ देख करके स्माइल कर रही थी ताकि उनका फोटो अच्छा आए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आ स्वीट फेस माई मदर्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो अब पोएटिस अपनी मदर की तारीफ करती हुई कह रही है कि आ स्वीट फेस माई मदर्स, कि मेरी जो मदर थी उनका स्वीट यानी मीठा सा भोला सा प्यारा सा चेहरा था, फेस था, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये कब की बात है, बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, यानी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से पहले की ये बात है। ओके, एंड आगे कह रहे हैं कि एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, यहाँ पर कह रहे हैं कि एंड द सी, और अगर हम उस नदी की बात करें, थोड़ी सी उस सी की बात करें, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस,
तो जब मैं आज भी उस फोटो को देखती हूँ ना, दीवार पे टंगे हुए फोटो को, ठीक है, तो हमें वो नदी बिल्कुल वैसे की वैसी ही दिखाई देगी, जैसी नदी उस फोटो में दिखाई देती है। आज भी अगर हम उस नदी को देखने जाए तो बिल्कुल वैसे की वैसी ही दिखाई देगी। चेंज्ड लेस, यानी हमारी मदर जो है वो बड़ी हो गई, ठीक है, बूढ़ी भी हो गई, लेकिन जो हमारी जो सी है, नदी है, वो उसकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ेगी, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। चेंज्ड लेस। अब आगे कह रहे हैं वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीस। वो जो नदी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीस। वो उन तीनों लड़कियों के, जो कि हमारी नदी में खड़ी हुई है, उनके पैरों को धो रही है। वॉश्ड देयर, उनके, किनके, उन लड़कियों के, टेरिबली ट्रांसिएंट फीस। ट्रांसिएंट का मतलब होता है बहुत ही कोमल से, जो नरम नरम, जो तीनों के फीट मतलब ये होते हैं पैर नीचे वाले, उनको क्या कर रही है, धो रही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। अब जरा सा हम आप लोगों को इस पैराग्राफ के बारे में समझा देते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। देखिए इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो पोएटेस है हमारी शिर्ले टॉल्सन, वो अपने घर में, अपने बरामदे में या कहीं पर भी बैठी होंगी, तो सामने क्या होगा, एक फोटोग्राफ टंगा होगा, यानी एक कार्डबोर्ड शीट होगी और उसके ऊपर एक फोटो बना होगा। उस फोटो में क्या बना है, ठीक है, वही जो है वो पोएटेस यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब कर रही है कि उस फोटो में जो जो भी चीजें बनी हुई है, उन्हीं को यहाँ पर पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है। क्या क्या बना है, तो देखो हम आपको बताते हैं। देखो उस फोटो में सबसे पहले तो 3 लड़कियां बनी हुई है, 3 गर्ल्स बनी हुई है, ठीक है, और उनके इतना इतना पानी है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा घुटनों से नीचे, ठीक है, बहुत ही कम थोड़ा सा पानी है, और वो तीनों उस पानी में, यानी जो तीनों हमारी लड़कियां हैं या फिर कजिन सिस्टर्स हैं, वो तीनों के तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस फोटो में क्या है, खड़ी हुई है। ऐसे उनके बाल उनके चेहरे पर आ रहे हैं और वो अपने बालों के बीच में से मुस्कुरा रही है, और तीनों के तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हुई है, मुस्कुराती हुई देख रही है किसकी ओर, जो कि सामने अंकल खड़े होंगे। उस फोटो में नहीं दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो फोटो तो अंकल ने ही लिया है ना, जो आज दीवार पे टंगा हुआ है। तो वो अंकल कैमरा लेके खड़े हुए थे, तो वो तीनों उनकी तरफ देख करके स्माइल कर रही थी और खुश हो रही थी। ठीक है, और साथ ही साथ में पीछे सब समुद्र होगा, तो वही फोटो यहाँ पर लिखा लगा हुआ है, और उसी को पोएटिस ने देखा और ये लिख दिया पूरा। ठीक है, वो बताती है कि किस तरीके से जो हमारी मदर जब 12 से 13 ईयर्स ओल्ड की थी, तब वो कितनी ज्यादा क्यूट दिखती थी और कितनी ज्यादा मस्ती करती थी, कैसे वो अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर जाती थी और वहां पर खूब ढेर सारा एंजॉय करती थी। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा, जिसमें पोएटिस ने अपनी मदर की चाइल्डहुड के बारे में बताया है, यानी बचपने के बारे में बताया है। अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपके सामने सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ को भी रख दिया है, तो चलिए इनको भी हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter, both bright with the labored ills of loss. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. तो आपको एक करके समझाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, ये हमारा सेकेंड स्टेंजा है कि कुछ 20-30 ईयर्स बाद, यानी करीब उसके बाद, जब उनकी मदर का वो जो बचपना थी, जब वो बचपन में खेलती थी, छुट्टियों में जाती थी आराम से, वहां पर सी हॉलीडे में मजे करती थी अपनी गर्मी की छुट्टी में, अब उसके 20-30 साल बाद की सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मतलब अब उनकी मदर का बचपना गया, जवानी आई, मतलब अब वो जवान थी या फिर बोल सकते हैं यत में थी, यानी करीब 30-40 साल की होंगी। तब बात हो रही है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर की 20-30 उसके 20-30 सालों बाद शी वुड लाफ एट हर स्नैपशॉट। अब जब वो उस अपने फोटो को, उस बचपन वाले फोटो को खुद देखती है ना, तो उस पर हंसती है। ठीक है, शी वुड लाफ एट हर स्नैपशॉट, यानी वो अपने ही फोटो पर हंस रही थी और क्या कह रही थी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, और वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि सी बेटी एंड डॉली। इसका मतलब आपको क्या समझे, आप समझे कि जो वो 2 अलग अलग कजिन सिस्टर्स थी, उनमें से एक का नाम बेट्टी था और एक का नाम डॉली था। तो वो क्या कह रही है, सी बेट्टी सी एंड डॉली, यानी बेट्टी को देखो और डॉली को देखो। किसको दिखा रही थी, अपनी डॉटर को दिखा रही होंगी या किसी अन्य पड़ोसियों को दिखा रही होंगी। तो वो क्या दिखाती हुई कह रही थी कि बेट्टी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच,
और देखो कि हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और ये भी देखो कि किस तरीके से हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमें ड्रेस्ड यानी कपड़े पहनाते थे बीच पे घुमाने के लिए। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, अपने इस बचपन वाले फोटो को देख रही है और देख करके खुद क्या कर रही है, हंस रही है, अपने ऊपर हंस रही है कि देखो किस तरीके से हम जब गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाया करते थे। तो कह रहे कि एंड और लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, वो किस तरीके से हमें पहनाते थे फॉर द बीच, क्या पहनाते थे, कपड़े, किसके लिए, जो वहां पर गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए। ठीक है, अब वो उसी बचपने को अपना याद कर रही है और याद करते हुए हंस रही है, कम सैड भी हो रही होगी कि हमारा बचपन अब गुजर चुका है, यानी वो चला गया। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है अब जो जो गर्मी की छुट्टियां होती थी, जब वो वहां पर समुद्र में जाया करती थी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके वहां गर्मी की छुट्टियां मनाने बिंदास, वो अब क्या हो गई है, वॉज हर पास्ट, अब वो उनका भूतकाल हो गया है, यानी अब उनका पास्ट हो गया है। अब इस समय उनको उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होंगी क्योंकि अब वो जवान हो चुकी है, यत में है, तो इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां होंगी, अलग अलग चीजों की, वाइफ की जिम्मेदारी होगी, साथ ही साथ में एक मदर की जिम्मेदारी होगी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, जॉब करनी होती होगी। ठीक है, तो अब उनके ऊपर, और माइन इन हर लाफर, एंड देन क्या हुआ, अब उसके बाद वही वो याद करते हुए कह रही है कि माई इनर लाफर, और मेरे लिए इनहर लाफर, उनकी जो खुशी थी, उनकी जो मुस्कान थी, वो अब क्या बन गई है, पास्ट बन गई है। यानी द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इनहर लाफर, कि जो गर्मी की छुट्टियां थी वो उनका पास्ट बन गई, यानी उनका भूतकाल बन गई, माइन इनर लाफर, और मेरे लिए उनकी जो खुशी थी, मेरे लिए उनकी जो खुशी थी वो एक पास्ट बन गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बोथ ब्राई विद अ लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी हम दोनों ही, ब्राई मतलब मुश्किल से ही, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, ब्राई का मतलब है कोशिश करते थे, और लेवर्ड का मतलब है मुश्किल से ही, ईज ऑफ लॉस, लॉस का मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ खोना, जब कुछ खोते हैं ना तो उसको लॉस बोलते हैं। तो कह रहे हैं बोथ ब्राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों ही इस सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल से ही सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मेरी मदर क्या थी, अपनी पुरानी बचपने को याद करती थी, जब वो खुश थी उस टाइम को याद करती थी, जब वो गर्मी की छुट्टियां मनाने अलग अलग कपड़े पहन के जाती थी, उस समय मेरी मदर जो भी चीजें याद करती है, तो याद करते टाइम वो क्या हो जाती है, नॉर्मल नहीं रह पाती, वो कहीं ना कहीं खुश होती है थी बहुत ज्यादा, कहीं कहीं उसको रोना भी आता था, और कह सकते हैं कि कहीं कहीं उसको सैड भी लगता था, बुरा भी लगता था कि हमारी जो पास्ट मेमोरीज है अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मेमोरी बन करके रह गई है, क्योंकि अब हम उसको वापस नहीं पा सकते। सेम ऐसे ही अब जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है पोएटिस की, तब अब उनके लिए उनका जो हंसना था, उनकी जो खुशी थी वो पास्ट बन गई। अब यहाँ पर जो पोएटिस है वो भी जब अपनी मदर को याद करती है तो वो भी नॉर्मल नहीं रह पाती, वो भी सैड हो जाती है और अपनी मदर को फिर से पाना चाहती है लेकिन नहीं पा सकती। क्यों? क्योंकि अब वो चीज पोएटिस के लिए पास्ट बन गई है, बिकॉज हर मदर इज नाउ डेड, डेड, मर चुकी है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पैराग्राफ आ जाता है कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब यहाँ पर पोएटिस कह रही है कि नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी अब शी इज बीन डेड, अब उनको मरे हुए नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब मेरी मदर को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने की साल वो बच्ची रही थी। वो बच्ची 12-13 साल तक की थी ना, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोएटिस की मदर है उनकी डेथ हुए 12 से 13 साल व्यतीत हो गए हैं, यानी अब जो पोएटिस है वो काफी बड़ी हो गई है, वो भी बहुत ज्यादा मतलब बड़ी हो गई है, 40-50 साल की हो गई होगी। तो वो कह रही है कि मेरी मदर का डेथ हुए करीब उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल जो वो छोटी सी बच्ची थी, वो 12-13 साल की थी, जो इसमें बनी हुई है, इस समय जो स्नैपशॉट में बनी हुई है। तो ये बच्ची जितनी साल तक रही उतनी ही साल हो गई है हमारी मदर को गुजरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और ये जो घटना है, ये जो पूरा जीवन चल रहा है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इस पर मैं कुछ भी नहीं कह सकती है, इस पर कहने को कुछ भी बाकी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, क्यों? क्योंकि इसकी जो चुप्पी है वही इंसान को चुप कर देती है, यानी हमारा जो जीवन इस तरीके से गुजरता है और लास्ट में आकर के हमारी डेथ हो जाती है, तो क्या है
कि जब इंसान की डेथ होती है तो उसकी चुप्पी ही सभी लोगों को चुप कर देती है और इसके बारे में बोलने को कुछ भी बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी पोयम थी। हमने आपको पोयम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बनी है तो आप इसको छोड़ करके कोई दूसरी वीडियो को जा करके देखेंगे, क्योंकि किसी भी वीडियो में आपको इतना डिटेल्ड, इतना अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया होगा। मैं भी क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ, आप लोगों के साथ ही पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज है, मुझे पता है कि किस तरीके से इसको समझना चाहिए, किस तरीके से ये हमारे फ्यूचर के लिए कारगर हो सकती है। एग्जाम के लिए अगर आप इसको समझ गए ना, फिर आपको क्वेश्चन आंसर देखने की या रटने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें बताया क्या गया है। उसके बाद इसका जो भी सारे क्वेश्चन आंसर है, सेंट्रल आइडिया वगैरह है, जो कुछ भी है, हम एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे और उसमें आपको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करवाएंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, किस तरीके से इसका सेंट्रल आइडिया करेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले 2 मिनट आपके लेकर के एक आपको इसका पूरी की पूरी समरी समझा देते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया बता देते हैं कि आखिरकार ये पोयम हमें क्लास 11th में क्यों पढ़ने को दी गई है और इसका मेन पर्पज़ क्या है। वैसे तो आपको बेसिकली पता है कि एग्जाम जो हमारी पूरी बुक आती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती है। हालांकि टीचर्स और जो आमतौर पर अगर आप कोचिंग पढ़ने जाते होंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाता है इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, इसके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। लोग आपको बताते हैं कि ये 2-3 एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन कर लीजिए या इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं होते हैं, इतने इतने क्वेश्चन आंसर आप लोग रट लीजिए। नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। इंग्लिश की बुक दी जाती है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये पोयम है, इसको आपको अच्छे से समझना है, इसीलिए हम क्या बता रहे हैं, आपको सेंट्रल आइडिया बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पोयम क्यों दी गई है और इसका लक्ष्य क्या है। देखिए, असल में पोएटेस है, इस पोयम के माध्यम से इन्होंने अपनी मदर का एग्जांपल लिया हुआ है और इसके माध्यम से ये हमको क्या बता रही है कि हमारा जो लाइफ है, यानी जो भी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ के साथ साथ जो बाकी जो और भी जिंदगियां हैं वो कैसी है, छोटी सी है, यानी शॉर्ट लिव्ड है, बहुत ही छोटी सी जिंदगी होती है हमारी, और वो भी फुल ऑफ ट्रैवल, और वो भी बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई होती है। कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं, एक परेशानी खत्म नहीं हुई तो 2-3 और आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आवर लाइफ इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड डिफिकल्टीज एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट। और ऊपर से इसी में ही हम क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा दुख रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और साथ ही साथ में अपने पास्ट या फ्यूचर को लेकर के सोचते रहते हैं और उसी की वजह से टेंशन में पड़े रहते हैं। हम लोग यही सोचते हैं ना कि हम अपने फ्यूचर में क्या करेंगे, आगे जाकर के फ्यूचर में क्या बनना है, अरे पास्ट में ये चीज कर लेते तो आज यहाँ पहुंच जाते, पास्ट में वो चीज कर लेते तो आज यहाँ पहुंच जाते, अरे कल हमारी डांट पड़ी थी, ठीक है, या आगे पता नहीं स्कूल जाएंगे तो किस तरीके से टीचर हमें मारेंगे, हमने आज ड्रेस गंदी पहनी है, पता नहीं क्या होगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमारी जो पूरी जिंदगी भर हम अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर के सोचते रहते हैं, जबकि हमारी जो पूरी लाइफ है वो फुल ऑफ ग्रीफ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी की भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है, चाहे वो अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, कोई भी हो, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और ये बात नहीं है कि हाँ अगर आपके पास मनी है, पैसे हैं, या आपके पास यथ है तो आप उन प्रॉब्लम्स से दूर हो सकते हैं, नहीं, ऐसे नहीं है। प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में आती है, उसको फेस करने के लिए आपको मनी या अन्य किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए आपको ज़रूरत होती है यत्, साहस की ज़रूरत होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ ज़रूरत होती है अपनों की, यानी आवर फैमिली मेंबर्स की, क्योंकि वाई फैमिली मेंबर्स दे दे इनकरेज यू, वो आपको हिम्मत दिलाते हैं, वो आपसे को हिम्मत दिलाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि यस यू कैन डू इट, आप इसे को कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारी पोयम है, इस पोयम में भी सेम ये बताया गया है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है और फुल ऑफ ग्रीफ है। हम क्या करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमारा चाइल्डहुड हमारे यत में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बचपन जवानी में चला जाता है, और हमारी जो यत है वो ओल्डन एज में, और हमारा जो जवानी है वो बुढ़ापे में ट्रांसफर हो जाती है। हमको पता ही नहीं चलता कि कब हम इतने बड़े हो गए हैं और कब हम जाकर के बूढ़े हो गए हैं। और जब लाइफ का अंत समय आता है तो देन आई फियर्ड, हमें डर होता है किसका, डेथ का। ठीक है, हम सोचते हैं कि काश हमारा थोड़ी देर के लिए सही हमारा बचपन, हमारा जो चाइल्डहुड है वो वापस लौट के आ जाए, या फिर हमारी यथ वापस लौट करके आ जाए, ताकि हम वही मजा कर सके, वही मस्ती कर सके जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने प्रेजेंट को खुल के एंजॉय करना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। ठीक है, और आपको किसी भी प्रकार की टेंशन वगैरह नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, केवल आपको क्या है, खुल करके जीना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम जो हमारा है वो बहुत ही प्रीसियस होता है एंड इट इज अ टीचर, और ये सबसे अच्छा टीचर है, तो इसीलिए हमें वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस
और नॉलेज को भी सीखना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए। केवल किताबों के भरोसे ही सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस पोयम में बहुत ही बड़ा सार छिपा हुआ है जो कि आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आज के बाद आप लोग भी कोई भी प्रकार की टेंशन ना लीजिएगा, सारी टेंशन छोड़ के केवल अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिएगा। फ्यूचर और हमारा जो पास्ट है वो कुछ होता ही नहीं है, असल में हमारा ये प्रेजेंट है जो कि चलते चलते आगे बढ़ जाता है और इसके बारे में हम नहीं सोचते जो चल रहा है, बल्कि फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। So I hope this video is very important and useful for you. If you really like my video and if you really get some new information by my video, so please like my video, share my video for to those who want it, who need it and who was a topper of your class। जो आपके क्लास के टॉपर है उनको तो ये वीडियो जरूर ही सेंड कीजिएगा, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं पढ़ते होंगे, वो क्वेश्चंस को रटते होंगे, ठीक है। तो उनको शेयर करना है, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी को भी शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से या किस जिले से मीन्स किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आप कौन से क्लास में, 11th क्लास में, किसी और क्लास में हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझको और भी चीज़ें बता सकते हैं। तो और साथ ही साथ मुझको कमेंट करके ये भी बताइए कि हमारी जो वीडियो है उसमें क्या क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। I hope this video is very helpful to you. Once again, I meet you in the next section with part second of this video, where I can told you about the question answer and central idea of this poem. So please don't forget to subscribe my channel and like my video. I meet you again in the next video. तब तक के लिए हरे कृष्णा।